हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हे फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए जो शिक्षण विधियों के हैं क्वेश्चंस जो रिट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं वो क्वेश्चन आपके लिए लिख के आई हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पे बने रहिए और अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुँच जाएगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान पे आधारित वीडियो है जो रिट एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट, जिसमें 55% जो 55 जो क्वेश्चंस हैं वो इसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं या फिर इनसे होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन आ रहा है, मेरे द्वारा विशिष्ट निर्मित वातावरण में मुझे 1 दर्जन स्वस्थ और ठीक बनावट के शिशु दीजिए। मैं उनमें गुणों, वृत्तियों, योग्यताओं एवं उसके पूर्वजों के व्यवसायों एवं जाति को ध्यान में रखे बिना उसे चिकित्सक, विविधता, कलाकार, प्रमुख व्यापारी, चोर के रूप में प्रशिक्षित कर सकता हूँ। कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? अपन इतने बड़े पैराग्राफ को नहीं लेके शॉर्ट में अगर अपन इसको देखते हैं तो अपन इससे देख सकते हैं कि जो ये कथन कहा था कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे चोर, चिकित्सक, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ, तो ये किसने कहा था? ये वॉटसन महोदय ने कहा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जो जन्मदाता है वह कौन से हैं? तो गेस्टाल्ट जो समुदाय है या संप्रदाय है उसके जन्मदाता है वर्दीमर। इसको वर्दीमर भी कहा जाता है या वर्दाइमर, क्योंकि जो गेस्टाल्ट नामक जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कोहलर, कोफका और वर्दीमर ने। ये है व्यवहारवाद। वुडवर्थ कौन से हैं? व्यवहारवाद। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1912 में। 1912 में जो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय था उसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतर्दृष्टि या अंतर्दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि और कभी पश्चात दृष्टि होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने कहा था, किसके आधार पर कहा था? इन्होंने कहा था कुछ व्यवहारवादी, कुछ संज्ञानवादी और कुछ गेस्टाल्टवादियों ने जो अधिगम की या जो व्यवहार की परिभाषा दी थी उसके बारे में कहा था वुडवर्थ महोदय ने कि कभी अंतर्दृष्टि और कभी पूर्व या पश्चात दृष्टि होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतर्दृष्टि के संदर्भ में सबसे विख्यात प्रयोग चिंपांजियों पर थे, तो ये किसके थे? तो ये कोहलर जो वर्दीमर थे, 3 महोदय ने दिए थे। कोहलर, कोफका और वर्दीमर तीनों ने दिए थे। तो जो संप्रदाय के जो विख्यात चिंपांजियों पर जो प्रयोग किया था वो किया था कोहलर। इनका नाम प्रमुख रूप से आता है, लेकिन इनके सहयोगी थे कोफका और वर्दीमर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पर्यावरण सिद्धांत के जो प्रणेता हैं वह कौन है? तो रोजर्स। पर्यावरण सिद्धांत के प्रणेता कौन है? रोजर्स। आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था के प्रबल समर्थक, आत्म बिंदु रेखीय जो व्यवस्था थी इसके प्रबल यानी इनके जो सबसे ज़्यादा समर्थक थे वह कौन थे? ओलपोर्ट महोदय थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्यक्तित्व संबंधी गुणों का सर्वप्रथम विश्लेषण किसने किया था? तो ओलपोर्ट महोदय ने किया था व्यक्तित्व संबंधी गुणों का विश्लेषण। इन्होंने कहा था कि जो व्यक्तित्व के गुण संपन्न होते हैं वह एक पर्यावरण में रहकर और उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्यवहारिक तकनीकी के जन्मदाता कौन है? तो BF स्किनर को व्यवहारिक तकनीकी के जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अपना मनोविज्ञान विधायक तथा यथार्थ विज्ञान है, क्योंकि अगर मनोविज्ञान को अपन बोले कि मनोविज्ञान विधायक यानी एक सत्य और एक महत्वपूर्ण विज्ञान है, तो क्यों है? क्योंकि यह व्यक्ति के मनोदेहिक प्राणों के रूप का अध्ययन करता है। रूप का आता है यहाँ पे। अगला आ रहा है, यह केवल प्राणियों के कार्यों एवं कारण का ही अध्ययन करता है। इसके निष्कर्ष ठोस एवं अपरिवर्तनीय होते हैं। इसका अध्ययन प्रयोगात्मक विधि से संभव है। नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह मनोदेहिक प्राणों के रूप में अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनोविज्ञान का शुद्ध विज्ञान माना जाता है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना जाता है, यह कथन किसका है?
तो ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान के रूप में बताया है। मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। उक्त परिभाषा किसने दी थी? तो मनोविज्ञान को आचरण व्यवहार का जो यथार्थ विज्ञान बताया था वो बताया था मैकडूगल ने। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति देन है। तो ये फ्लेंडर की देन है, फ्लेंडर महोदय इनकी देन है। संज्ञानवादी पद्धति की जो प्रणेता है वो कौन है? तो वह है जीन पियाजे और ब्रूनर। जीन पियाजे एक मुख्य तौर पर एक ऐसे बाल मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संज्ञानवाद के तौर पर बालकों का अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान करने वाले हैं। तो कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और एक स्पष्ट रूप प्रदान करने वाले थॉर्नडाइक है। अगला आ रहा है अपना बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय किसका हो जाता है? तो सबसे पहले रूसो को जाता है। इन्होंने बालकों पर जो शिक्षा शास्त्री है उनका ध्यान केंद्रित किया था। अगला अपना क्वेश्चन आ रहा है, पूर्णाकार गेस्टाल्ट थ्योरी को क्या कहा जाता है? पूर्णाकार थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी की जो जन्मदाता है वह कौन है? वर्दीमर है। वर्दीमर को पूर्णाकार या गेस्टाल्ट थ्योरी के जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इदम ईगो एवं सुपर ईगो की अवधारणा की जन्मदाता कौन है? फ्राइड है। अब मैं इसको आपको थोड़ा डीपली बता देती हूँ। फ्राइड महोदय, इनको मनोविश्लेषणवाद के जनक भी कहा जाता है। फ्राइड ने इन्होंने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है, लेकिन बाद में इनकी भी परिभाषा को नकार दिया गया क्योंकि सवाल उठने लगे कि मनोविज्ञान मन का है या फिर मस्तिष्क का विज्ञान है। मन का अगर अध्ययन किया जाता है तो मन के कौन से भाग का अध्ययन किया जाता है, मन के कितने पार्ट होते हैं। तो इन्होंने बाद में फिर बताया कि मन के 3 भाग होते हैं। एक होता है चेतन, एक होता है अचेतन और एक होता है अर्धचेतन। ये 3 भाग होते हैं मन के, जिनमें होता है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। जिसमें अगर अपने को देखा जाए कि चेतन भाग कितना होता है तो चेतन भाग 1/10 होता है। यानी अगर मन 10% है तो उसमें 1% चेतन भाग होता है, बाकी 9/10 क्या होता है? अचेतन भाग होता है। अगर अचेतन भाग होता है तो उसमें अचेतन मन का ही अध्ययन किया जाता है, जिसमें उन्होंने अचेतन भाग के कितने इदम, ईगो और सुपर ईगो, यानी अहम, परमअहम और इदम 3 भाग बताए। सो ये हुई फ्राइड की बात। आगे हम मनोविश्लेषण दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या है? इदम, अहम और परमअहम। अभी मन के 3 भाग बताए थे, इदम, ईगो, अहम और सुपर ईगो, परम अहम। आगे आ रहा है अपना, किस सन में टाइडमैन ने सर्वप्रथम जीवन वृत्तांत विधि का प्रयोग किया था? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कौन सी सन में जो टाइडमैन है इन्होंने सर्वप्रथम जीवन वृत्तांत विधि का प्रयोग किया था? तो 1787 ईस्वी में इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस विधि में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का चयन किया जाता है? कौन सी विधि में किया जाता है उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन? तो मनोभौतिक विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मापन एवं निरीक्षण पर विशेष बल किसने दिया था? व्यवहार ने। व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने मापन और निरीक्षण पर विशेष तौर पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई? जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में, जहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के जो मस्तिष्क को मापना स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे अपने को पूछ रहा है, शिक्षण होता है, टीचिंग होती है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन आ रहा है, परीक्षा में सफल होने के लिए छात्रों को तैयार करना, बोलकर अच्छे नोट लिखना, विषय से संबंधित
विषय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराना और बच्चों को सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो बच्चे हैं उसमें सोचने एवं समझने यानी तर्क करने और उससे सीखने की जो क्षमता होती है उसका विकास करना होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके वृद्धावस्था के अधिगम अनुभवों का वर्णन एक धारणा ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यह कथन किसका है, तो ये क्रो ने कहा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, B.F. स्किनर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, तो ये कहाँ के थे, ये थे अमेरिका के। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था। मनोविज्ञान की परिभाषाओं में मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान बताया, तो ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने बताया है, ये स्किनर ने बताया। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक को मुख्यतः आवश्यकता किसकी होती है, बालक की बुद्धि गणना करने को, बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को समझने को, कक्षा अनुकूल बनाए रखने को, या फिर बालक के पिछड़ेपन के कारण जानने को। तो इसमें बालक की बुद्धि की गणना करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, प्ले वे शब्द का प्रयोग किसने किया था। प्ले वे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो कुक महोदय ने इसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है, तो नियंत्रित निरीक्षण विधि, नियंत्रित जो निरीक्षण विधि है वो सहायक होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, एक विद्यालय शिक्षक सफल एवं प्रभावी शिक्षक तभी बन सकता है जब वह यह जान लेता है, क्या जान लेता है, शिक्षक की प्रमुख विधियां, नहीं। बच्चे कैसे सीखते हैं, सही है। विषय का पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, नहीं। शिक्षक की संकल्पना, नहीं। इसमें महत्वपूर्ण शिक्षक को ये जान लेना है कि बच्चे को कैसे सिखाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। लंबात्मक विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी है, कला है, विज्ञान है, कला एवं विज्ञान दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। सांख्यिकी क्या है, कला और विज्ञान दोनों है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, शिक्षा और मनोविज्ञान में किस तरह का संबंध पाया जाता है। शिक्षा और मनोविज्ञान में किस तरह का संबंध होता है। शिक्षा का आधार मनोविज्ञान, शिक्षा का साधन मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा, मनोविज्ञान का आधार शिक्षा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन मनोविज्ञान शिक्षा का या शिक्षा का आधार मनोविज्ञान ही होता है, क्योंकि बिना मनोविज्ञान जाने बालक को नहीं सिखाया जा सकता, ना ही बालक की जो क्षमताएं होती हैं उनका पता लगाया जा सकता है, ना ही बालक को सीखने के तरीकों के बारे में पता लगाया जा सकता है। सो अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। अभिक्षमता का, सही है। रुचि का, ये भी सही है। योग्यता का, ये भी सही। उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बालक की भांति वह एक अंश जो काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, वह क्या है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है। जो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है वह किसी काम में नहीं आता, उसको खेलों एवं अन्य शारीरिक क्रियाओं के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, कार्ल सी गैरिसन किस विधि का अध्ययन किया था। तो कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था, लंबात्मक विधि का, जिसमें केवल एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो यह है अरस्तु का। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, निम्न में से कौन सी विधि छात्रों की संवेदना में अभिव्यक्ति जानने हेतु सर्वोचित है, तो वह है साक्षात्कार, जिसको अपन समक्ष बैठकर या एक दूसरे के समक्ष रहकर उसका करते हैं, मतलब उसको स्थापित करते हैं या फिर उसको निर्वाहित करते हैं, जो भी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है, यानी शिक्षा को जीवन का अंग बताया है, तो किसने बताया, यह बताया क्रो महोदय ने शिक्षा को जीवन का अंग बताया है।
किसको बताया है? शिक्षा को जीवन का अंग क्रो महोदय ने शिक्षा को जीवन का अंश बताया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी स्थापना में सहायता करती है? शिक्षा मनोविज्ञान किसकी स्थापना में सहायता करती है? सोचिए जरा, किसकी स्थापना में सहायता करेगी? विद्यालय की? नहीं, विद्यालय में एक स्थान होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, प्लस एक जगह होनी, एक पैसे होने चाहिए, मतलब सामग्री लाने के लिए। विद्यालय अपने आप हो जाएगा। कमीशन तो हो ही नहीं सकता। शिक्षा में संचार करने में मनोविज्ञान जरूरी नहीं होता कभी भी, क्योंकि अगर लोगों की मानसिकता होगी कि पढ़ाना है तो बिना बोले भी पढ़ाएंगे, अगर नहीं पढ़ाना कितना भी संचार करो वो नहीं पढ़ाएंगे। सो शैक्षिक उद्देश्यों की जो स्थापना उसमें सहायता करती है, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बालक का सर्वांगीण विकास करना, अदरवाइज बालकों को साक्षर बनाना। उसके अलावा शिक्षा के बहुत से उद्देश्य होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन अपना रहा है, शिक्षा का केंद्र कौन है? शिक्षा का केंद्र कौन है? अगर अपन पहले की बात करें तो शिक्षा का केंद्र क्या था? शिक्षक या फिर पाठ्यक्रम अपन बता सकते हैं, क्योंकि उसमें बालक की अभिरुचि, क्षमता, मानसिकता, उसको इग्नोर करके, यानी उसको बिना देखे बालक को पढ़ाया जाता था। उसमें बालक का कोई रोल नहीं था, सिर्फ बालक एक मूक बधिर होकर सिर्फ सुनता रहता था, जिसमें वह निष्क्रिय भी हो जाता था। कक्षा में उसकी कोई महत्वपूर्ण भागीदारी नहीं होती थी। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था में अपन देखते हैं तो शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या होता है? बच्चे। कि आज की जो है उसमें बाल केंद्रित शिक्षा है। आज के जो युग है उसमें बाल केंद्रित शिक्षा पाई जाती है, जिसमें बालक की योग्यता, अभिरुचि, अभिक्षमता आदि को ध्यान में रखकर बालक को सिखाने का प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना रहा है, अध्यापन में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी किसके द्वारा संभव हो सकती है? तो किसके द्वारा संभव होती है? चर्चा विधि के द्वारा संभव होती है। अगला क्वेश्चन अपना रहा है, निम्न में से कौन सा एक शिक्षा का साहचर्य सिद्धांत नहीं है? साहचर्य सिद्धांत नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, प्रोत्साहन प्रतिक्रिया सिद्धांत, कार्यवाही कंडीशनिंग सिद्धांत। तो गेस्टाल्ट थ्योरी नहीं है, साहचर्य का सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी नहीं है, क्योंकि इसमें संबंध पाया जाता है और गेस्टाल्ट थ्योरी में संबंध नहीं पाया जाता। इसमें सिर्फ अपनी जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है वो ही अपने काम में आती है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, भूख, प्यास, सुरक्षा की ज़रूरत, ये सभी क्या होते हैं? भूख होती है, प्यास होती है, सुरक्षा की ज़रूरत होती है। अभिग्रहित होते हैं? नहीं। कृत्रिम होते हैं, बनाए जा सकते हैं इसको? नहीं। सामाजिक होते हैं? नहीं। अभी अब मुझे क्यों नहीं होते? कृत्रिम जिसको अपन नहीं बना सकते, या फिर जिसको अपन बना सकते हैं वो कृत्रिम होते हैं, और जिसको अपन नहीं बना सकते वो क्या होते हैं? प्राकृतिक। तो भूख अपन बना सकते हैं उसको, प्यास को बना सकते हैं? नहीं, तो ये तो नहीं होगा। अभिग्रहित जो अपने घर में रह के अपने भीतर उत्पन्न होते हैं, तो क्या ये जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं? नहीं, क्योंकि जब बच्चा हो जाता है, बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले क्या करता है? रोने लगता है, उसको भूख लगती है, उसको दूध पीना होता है, तो ये भी नहीं होता। सामाजिक यानी समाज में रहकर अपन उसको सीखते हैं, तो भूख अपने समाज में आने के बाद अपने को पता चलता है क्या? नहीं। तो ये क्या होते हैं? प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, ऐसे खेल जिनमें बालक स्वयं कुछ बनाता है वह है रचनात्मक खेल। इजी सा क्वेश्चन है, जिसमें अपन खुद बनाते हैं, रचना करते हैं, वो रचनात्मक खेल है। सामाजिकता की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो कौन सी है? प्रश्नावली विधि है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये वॉटसन, ई वॉटसन इनका पूरा नाम है, ई वॉटसन का ये कथन है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है,
शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापकों की जो तैयारी है उसकी आधारशिला है। ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत राइट है। क्यों? अभी अपन शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है। 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है, किसकी है? टीचर की, यानी अध्यापक की एग्ज़ाम है। तो इसकी तैयारी के लिए जो आधारशिला है, यानी जो 75 पे अपने % क्वेश्चन आएंगे, वो किसके तौर पर आएंगे? वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आएंगे। तो ये कथन किसने कहा था? स्किनर महोदय ने कहा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, सामाजिक तर्क सामाजिक आम सहमति पर केंद्रित है, नैतिक तर्क किस पर जोर देता है? तो नैतिक तर्क देता है नैतिक मुद्दों पर जोर। क्यों? क्योंकि सामाजिक तर्क होते हैं वो सामाजिक आम पर निर्धारित होते हैं, नैतिक तर्क होते हैं वो नैतिक मुद्दों पर निर्धारित होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के अपने क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अगर आपने मेरे मैराथन क्लासेस जयपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुंच जाएगी। आपको यहाँ पर बहुत से इजी क्वेश्चंस और बहुत से हार्ड क्वेश्चन, यानी जो आधार आज के कंपटीशन एग्ज़ाम्स का चल रहा है, या फिर जो आज के कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।